हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि जल्दीबाजी में अप्लाई मत करना। 25 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो काफी समय है। तो आराम से फॉर्म को देखना, समझ लेना किन चीजों को आपको यस करना है, किसको नो करना, हर चीज को देखने के बाद में फाइनली फॉर्म को सबमिट करना। ठीक है। जेएसओ के रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो है। जेएसओ के बारे में कुछ 5 ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको ना पता होगी। ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज भी सुनी होगी जेएसओ पोस्ट के लिए कि इसका पावर नहीं होता, ये नहीं होता। वो ठीक है, वो सब कुछ मैं मानता हूँ। मैंने कभी भी कहा ही नहीं है कि ये पोस्ट आपकी ड्रीम पोस्ट होना चाहिए। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि जेएसओ जो है वो बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट में काम करता है, बहुत पावरफुल पोस्ट है ना। ये इस पोस्ट में बात सच है कि अगर आप एक जगह इनकम टैक्स को देखोगे और एक जगह आप जेएसओ को देखोगे तो दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप इनकम टैक्स में अगर टैक्स असिस्टेंट भी हो तो भी उस डिपार्टमेंट का जो पावर है आप फील करते हो और आपकी सोसाइटी में उसका रिफ्लेक्शन जाता है। बट वहीं अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर किसी को बोलते हो तो कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि पावरफुल पोस्ट है, ना ही पावर इसमें है। लेकिन 5 बातें ऐसी बताने वाला हूं इस पोस्ट के बारे में जो इस पोस्ट को बहुत बेहतर बना देती है बाकी दूसरी पोस्ट से। ठीक है, वो पांचों चीजें डिस्कस करूंगा, एक एक बार अच्छी तरह बताऊंगा आपको। तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देख लेना ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो चीज नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हर चीज यहाँ पर आपको जो बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो इस पोस्ट के बारे में बताता हूँ कि आपको ये पता ही होगा कि जितनी भी पोस्ट सीजीएल के अंदर है, जैसे कि इस बार अगर आप बात करेंगे सीजीएल 2024 के नोटिस में 34 पोस्ट है, 34 पोस्ट आई है टोटल। तो 34 पोस्ट में से जो 22 पोस्ट है वो ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 30 साल है। ठीक है, लेकिन जेएसओ एक ऐसी पोस्ट है जिसकी एज लिमिट 32 साल है। तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जेएसओ में पढ़ाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है ये, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका आखिरी अटेम्प्ट इस साल था। जैसे कि जो इस साल 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जिनको ये अटेम्प्ट नहीं मिल पाया उनके लिए एक बून होता है, क्योंकि 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हो और आपको लगता है कि यार मेरे को एक अटेम्प्ट और मिल जाए तो मैं शायद एग्जाम क्रैक कर लूं। बट वो अटेम्प्ट अगर आपका चला गया है तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है यहाँ पर कि 32 साल आपको एज लिमिट मिलती है केवल जेएसओ पोस्ट के लिए। तो ये किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है, केवल जेएसओ के लिए आपको 32 ईयर्स एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए एज लिमिट 35 साल है और अगर आप एससी एसटी से आते हो तो आपके लिए एज लिमिट 37 ईयर्स है। तो 2 साल एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं जेएसओ पोस्ट के लिए। तो अगर आप 30 साल कंप्लीट हो भी चुके हो तो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज है, इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हो और इस पोस्ट को आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, किसी पोस्ट में आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा सबसे बढ़िया चीज इस पोस्ट के अंदर इसका अलॉटमेंट का प्रोसेस। देखिए, जब आप जेएसओ सिलेक्ट हो जाओगे ना तो आपका जो अलॉटमेंट होगा, आपके पास जो लेटर आएगा मिनिस्ट्री की तरफ से, वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए और स्टेट के अलावा आपको कौन सी सिटी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कई सारी पोस्ट सीजीएल के अंदर आज भी ऐसी है जहां पर ये पूछते ही नहीं है, मतलब वो जो अलॉटमेंट होता है वो काफी रैंडम होता है। आपकी रैंक कुछ भी उससे मतलब नहीं है, आपको जहां पर उनको भेजना वहां आपकी पोस्टिंग कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर आप जेएसओ सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी रैंक अगर अच्छी आती है तो आपको 2 चीज पूछी जाती है। पहली चीज तो आपको कौन सा स्टेट चाहिए, और अब स्टेट के अलावा फिर आपको सिटी कौन सी चाहिए उस स्टेट में। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 99 वैकेंसीज है। अब महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, ऑब्वियसली बात है अगर आपको विदर्भ में कहीं पोस्टिंग मिल गई, आप रहने वाले मुंबई के हो या उस साइड के हो, तो आपको काफी दूर पड़ेगा ना जाना आना। बट एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप महाराष्ट्र लेते हो तो महाराष्ट्र में अगर आपको लगता है कि मुझे पुणे चाहिए, मुझे नासिक चाहिए, नागपुर चाहिए, तो वो प्रेफरेंस भी आप डाल सकते हो, है ना। और आपकी रैंक अगर अच्छी हो तो आपको मिल सकता है। तो यार दोस्तों, इंडिया में बता रहा हूं मैं, सीजीएल के अंदर शायद ही कोई ऐसी पोस्ट होगी जो अच्छी रैंक लगाने पे आपको सिटी तक आपके पसंद की दे सकती है। और जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, कोविड के बाद से ही हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि चाहते थे कि हम घर के पास ही जॉब करें। और मैं आपको शुरू से ये बात कहता हूँ, मैं कोविड के पहले से ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि हम जो हमारी फेवरेट पोस्ट ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप लॉन्ग टर्म में नौकरी कर रहे होते हो, आप रहने वाले बिहार के, उत्तर प्रदेश के हो, आप जाकर तमिलनाडु में नौकरी कर रहे हो, कर्नाटक में नौकरी कर रहे हो, वो बहुत प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, वहां पे एनवायरमेंट की प्रॉब्लम आती है। भले ही आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिल गई, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, इनकम टैक्स में चले गए, ईडी में चले गए, उसके बावजूद भी आपको लैंग्वेज बैरियर आएगा। थर्ड साल में इन लोग हैं, फिर लगता है कि यार ज्यादा अच्छा होता कि 10,000 रुपए कम सैलरी मिल जाती, तो घर के आस कम मिल जाती। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस पोस्ट में। अगर आप जब सिलेक्शन लेते हो,
रैंक अगर आपकी अच्छी आती है तो आपको अलॉटमेंट ऐसा होगा कि आप अपने स्टेट के साथ साथ सिटी का प्रेफरेंस भी डाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बड़ी वो ये चीज बहुत कम, मतलब शायद ही किसी पोस्ट में होगा जो जेएसओ के अंदर आपको ये चीज मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये मात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें आप किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर पोस्टिंग ले सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, मान लो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होगा वो कहाँ का नौकरी करेगा? सीबीडीटी के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, बस। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पूरी जिंदगी नौकरी करोगे। लेकिन जेएसओ के केस में ऐसा नहीं है। होता क्या है, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय होते हैं उन हर मंत्रालय के अंदर एक स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट अलग से होता है। तो वो जो डिपार्टमेंट होता है स्टैटिस्टिक्स का, वहां पर जेएसओ, एसएसओ और ये आपके मिनिस्ट्री के लोग काम करते हैं। तो अगर आप जेएसओ सिलेक्ट हो जाते हो, दिल्ली के अंदर आप पोस्टिंग लेते हो, तो आपको जरूरी नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही काम करना। हो सकता है आपकी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हो जाए, हो सकता है आपकी पोस्टिंग रक्षा मंत्रालय के अंदर हो जाए, मतलब आप रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में काम करोगे। काम तो आप एज ए जेएसओ ही करने वाले हो, बट रक्षा मंत्रालय के अंदर आप काम करोगे, तो बेसिकली वो आपकी मिनिस्ट्री वो वाली हो जाएगी, है ना। हो सकता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, मतलब कि विदेश मंत्रालय में आपको मिल जाए, रेलवे के अंदर आपको मिल जाए। तो ये एडवांटेज कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी पोस्ट में ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में असिस्टेंट एक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, आप उसमें लेते हो तो आप हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ही जॉब करोगे। बट इसमें होता है कि आप अगर अच्छे रैंक लगाते हो, नॉन एफओडी आप ले लेते हो, तो दिल्ली के अंदर आप पोस्टिंग लोगे तो आपको भारत के जितने भी मंत्रालय जहां जहां स्टैटिस्टिक्स के ऑफिस बने हुए हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डीओपीटी में मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, वो डीओपीटी के अंदर जॉब कर रहे हैं, है वो जेएसओ एसएसओ, लेकिन वो डीओपीटी के अंदर कर रहे हैं। तो डीओपीटी तो अलग डिपार्टमेंट है, वो तो पीएमओ के अंडर में आता है। बट स्टिल यहाँ पर एक ये अच्छा विकल्प है कि आप किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर एज जेएसओ काम कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको किसी भी पोस्ट के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट ये, इस पोस्ट की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आप जब ज्वाइन कर लोगे ना, उसके बाद में इसकी जो ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत ही इजीली ट्रांसफर होता है, मतलब एज कंपेयर टू अदर पोस्ट। अगर आप बात करेंगे जीएसटी की, बात करेंगे इनकम टैक्स की, वहां पर तो ट्रांसफर बंद ही कर दिए हैं, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, अप्लाई करने का ही ऑप्शन नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जॉब ज्वाइन करते हैं, मान लो आपकी रैंक अच्छी नहीं आती, आप पढ़ाई करते हो, किसी कारणवश आपके रैंक थोड़ी नीचे आती है, आप रहने वाले बिहार के, उत्तर प्रदेश के हो, और आपको मिल जाता है लेट से कर्नाटक मिल जाता है या केरला मिल जाता है, तो ये संभावना है कि कुछ समय वहां पर जॉब करने के बाद में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो या डायरेक्ट ट्रांसफर ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपको ट्रांसफर मिल सकता है, वापस अपने होम स्टेट में आ सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली हो सकता है इस पोस्ट में, ठीक है ना। इसका रीजन सबसे बड़ा शायद ये भी है कि यहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है, लोग जिसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में छोड़ भी देते हैं, तो ठीक है। बट ये बात बहुत अच्छी है कि जैसे मेरी बैच की जो जितने भी लोग थे ना, मोस्टली अपने अपने होम पोस्टिंग में, मतलब अपने घर के आसपास या घर की शहर में ही काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो यार, मैं आपको बताऊं, आज के जमाने में भारत के अंदर अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, और ऐसी जॉब जो ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली होती है, हम जो सीजीएल की बात कर रहे हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, ये ऑल इंडिया पोस्टिंग की होती है। मतलब कोई गारंटी नहीं, आज आप दिल्ली के अंदर नौकरी कर रहे हो, कल आपको मणिपुर भेज देंगे। बट ऐसी जॉब में आपको अपने घर की सिटी में ही या फिर घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाए, तो इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट बहुत इजी है, यहाँ पर आपको ट्रांसफर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। आपकी मान लो रैंक आप नहीं लगा पाए, रैंक आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, आपको चाहिए था मध्य प्रदेश या गुजरात राजस्थान चाहिए था, आपको नीचे चलेगा, आपको तेलंगाना मिल गया, आंध्र प्रदेश मिल गया, तो संभव है कि आप अपने राज्य के पास, अपने शहर के पास आ जाओ। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जो भी समय लगेगा उसमें, है ना, डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसीज। तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें, ठीक है। तो ये 4 चीज मैंने बताई है। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पोस्ट में आपको काफी स्पेयर टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब देखो यार, कई लोग बोलते बोले जेएसओ में पहले ऐसा जैसा बात नहीं है, पहले जो काम कम होता था अब काम ज्यादा है। तो यार देखो, मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी के आने के बाद ना हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि काम केवल जेएसओ से ज्यादा करवाया जा रहा है, ओवरऑल आप पूरे भारत सरकार के जितने मंत्रालय विभाग देखेंगे तो वर्कलोड सब जगह बढ़ा है। लेकिन अगर एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट एंड पोस्ट आप देखेंगे, फिर भी जेएसओ के अंदर इतना वर्कलोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि ना, काफी आपको समय मिल जाता है। 5 दिन आपकी जॉब होती है, सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिल जाती है, 8 सीएल मिलती है, 30 सीएल मिलती है, 2 आरएच मिलती है, छुट्टियां काफी अच्छी मिल जाती है। और अगर आप फील्ड जॉब ले लेते हो, थोड़ा सा आप फील्ड में जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हो, तो वहां पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी एज अच्छी है, 22-23 साल है, आपको लगता है कि ऐसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए जो जॉब करते करते मैं कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी कर सकूं, या कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, या कुछ और आपको करना है ना, या फिर दिल्ली में रह करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए पोस्ट बहुत अच्छी है।
कहीं ना कहीं आपको ये एक बैकअप दे देती है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी उतना ही मिल जाता है जितना आपको चाहिए। जैसे कुछ पढ़ाई करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा करना है उसके लिए, तो स्पेयर टाइम काफी अच्छा मिल जाता है इस पोस्ट में एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है, आपको 60-70 हजार रुपए अगर स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, इन हैंड सैलरी अगर आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है आपको काम तो करवाएगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप वर्कलोड की बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट, अगर हम सीबीआई की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी के अंदर भयंकर काम का लोड है, उससे अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर इतना काम नहीं है, ठीक है। तो यार ये बहुत अच्छी बात है इस पोस्ट में कि स्पेयर टाइम आपको मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टेट का पीजीएस की तैयारी करनी है, आगे कुछ देखना है अपना करियर में, तो इस पोस्ट को आप ले सकते हो। इसमें आप काम कर सकते हो, 8 घंटा डेली काम करना होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसके अलावा काफी टाइम आपको मिल जाता है। तो वो करते करते आप अपना दूसरा करियर का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। और ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम की तैयारी कब करते हो ना, जब आपके पास पैसे की ताकत होती है, मतलब पैसा कहीं से आ रहा होता है, तो एक अलग ही आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। जब आप जॉब में हो, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, और गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल रहा है हर महीना, और फिर आप प्रिपरेशन करोगे तो शायद आप ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। जब आप पूरी तरह से बेरोजगार होकर के तैयारी करते हो ना, तो एक अलग ही प्रेशर होता है माइंड पे, तो आपकी जो प्रिपरेशन की क्वालिटी है वो भी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि 5 चीज मैंने बताई यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेएसओ पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो जेएसओ का कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का, उसके बारे में डिटेल आपको जाननी है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ कि कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि इस ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप नहीं है, वेबसाइट है, ये बिल्कुल ऐप की तरह चलती है, ठीक है। आपको जाकर के एनरोल करना है, जैसे आप फाइनली पेमेंट करोगे ऑटोमेटिकली कोर्स अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, है ना। वहीं पर और मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, आपको कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तो पर्सनली बात कर सकते हो। कोई भी डाउट आपको पर्सनली सॉल्व करवाना है तो वो करवा सकते हो, है ना। पर कोई ऐप नहीं है, फिर से कह रहा हूँ, वेबसाइट है, और वो वहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, पीडीएफ है, जो भी रेलेवेंट मटेरियल आपको तैयारी के लिए चाहिए स्टैटिस्टिक्स की, वो सब आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है स्टैटिस्टिक्स की, इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, 725 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर के आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो पोस्ट काफी अच्छी, जैसे मैंने आपको बताया यार, 5 पॉइंट बताए हैं जेएसओ के, ये पांचों चीजें जो बताई मैंने किसी पोस्ट में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इस पोस्ट में पावर नहीं है तो नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, है ना, बट वो आपके ऊपर है कि आपको क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।